रिएक्ट का प्रोजेक्ट जो है उसको स्टार्टर कैसे करना है, यानी कि हमारे पास अगर कोई रिएक्ट का प्रोजेक्ट आ जाए जिसमें हमें बेसिकली अब हमें प्रोडक्शन लेवल पे काम करना है, यानी कि हमें अब क्लाइंट को देना है कोई काम, ठीक। तो क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं रिएक्ट में ना, तो आपके पास अलग तरीके की अप्रोच होती है। आप अभी चीज़ें सीख रहे हैं, आप अभी टू डू एप्लीकेशन बना रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर डेली लेवल में आपको APIs इंटीग्रेट करनी है, आपको फॉर्म्स हैंडल करने हैं, आपको और तरीके से कंपोनेंट बनाने हैं। प्लस प्रोजेक्ट जितने बड़े होते हैं उतनी ज़्यादा फाइल्स होती हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम कैसे फाइल्स को अरेंज करें, कैसे अपना कोड साफ़ सुथरा रखें। प्लस अगर एक से ज़्यादा लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट के एक फ़ोल्डर की अंडरस्टैंडिंग या फिर हमारे किस फ़ोल्डर में कौन सा कोड रखा है, किस फ़ोल्डर में हम कैसे क्या रख रहे हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। और ये एक्सपीरियंस के साथ आपको आता है। या तो आप किसी सीनियर डेवलपर से पूछ लें कि भाई कैसे कैसे करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने शुरू से आपको नहीं पता है कि आगे जाके क्या क्या दिक्कतें, अगर आपने स्टार्ट कर दिया प्रोजेक्ट, तो आगे जाके जब वो प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो दिक्कतें 100% चांसेस होते हैं कि आएंगी, ठीक। ये इस वजह से चांसेस होते हैं क्योंकि रिएक्ट के अंदर जैसे लारावेल है, लारावेल की तरह पहले से बहुत सी चीज़ें फ़ोल्डर बना के नहीं दे दिए जाते हैं, पहले से बहुत सी चीज़ें करके नहीं दे दी जाती। इसमें आपको एक एक चीज़ खुद से करनी है। तो जब एक एक चीज़ खुद से करनी है तो उसका कई तरीके होते हैं एक तरीके से एक काम को करने के, और कई कुछ तरीके होते हैं जो लंबी दूरी में ठीक चलते हैं, कुछ होते हैं जो आगे जाके हार जाते हैं, थक जाते हैं और वो दिक्कतें पैदा करने लगते हैं। तो अब आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो तो आपको कुछ चीज़ें, बुनियादी चीज़ें शुरू में ही आपके पास होनी चाहिए कि हमें इस प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है, कौन कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। रिएक्ट के साथ कुछ नहीं आता, रिएक्ट के साथ सिर्फ रिएक्ट आता है। उसके साथ अगर आपको राउटिंग लगानी है तो लाइब्रेरी चाहिए, आपको API कॉल करनी है तो एक्सियोस चाहिए। तो इस तरीके से आपको बहुत से पैकेज के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। तो किसी सीनियर डेवलपर या किसी आप एक्सपीरियंस बंदे से बात करिए, या फिर आप अपना नेट पे ढूंढिए, नेट पे वीडियोस देखिए, तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई कुछ चीज़ें बुनियादी हैं जो आपके प्रोजेक्ट में पहले दिन से होनी चाहिए। शुरुआत से आपने कुछ कोड लिखा नहीं तब भी आपके पास मौजूद होना चाहिए, ठीक। तो अब जैसे मैं आपको बिल्कुल एकदम रियल तरीके से ये प्रोजेक्ट बताऊंगी, सीरीज़ है जो भी, या फिर सीरीज़ में मैं बना दूंगा उसको, या फिर मैं एक लंबी सी वीडियो रहेगी कि जिसमें आपको रिएक्ट में कैसे हम असली क्लाइंट के लिए काम करेंगे या असली प्रोजेक्ट जो बनेंगे उसमें कैसे काम करना है, ठीक है। होता बड़ा सिंपल है, ये भी बहुत टफ नहीं है, लेकिन आपको बुनियादी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना होता है। तो मैंने एक तरीके से आपके सामने लिख दिया कि मान लीजिए आपके पास एक एप्लीकेशन आई है, उसमें ये टास्क है कि आपको मल्टी पेज बनाना है, इसमें लॉगिन साइन अप होगा, उसमें आपका क्रेड एप्लीकेशन यानी कि क्रिएट रीड अपडेट डिलीट होगा, यानी कोई आपको प्रोडक्ट दे दिया मान लीजिए, तो प्रोडक्ट ऐड कैसे होगा, रीड कैसे होगा, अपडेट कैसे होगा, डिलीट कैसे होगा। ऑथेंटिकेशन मतलब कि लॉगिन वाले पेज पे साइन अप वाले पेज पे ही जा पाए इंसान अभी जब तक लॉगिन नहीं किया है, अब वो सीधे क्रेड में ना चला जाए, मतलब क्रिएट रीड अपडेट डिलीट ना कर पाए डायरेक्टली। और प्लस फिर जब वो अगर क्रिएट रीड अपडेट डिलीट पे यानी लॉगिन कर चुका तो फिर दोबारा लॉगिन वाले पेज पे ना आए, ठीक। तो ये चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना होता है कि ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि जो राउट है, जो पेज है आपके, वो पेज जिसको दिखाने की ज़रूरत है बस उसी को दिखे, समझे आप। यानी कि लॉगिन साइन अप उन्हीं को दिखे जिन्होंने अभी लॉगिन नहीं किया है, तो उनको बाकी पेजेस नहीं दिखेंगे, और बाकी पेजेस जो लॉगिन के बाद दिखने चाहिए वो बिना लॉगिन के नहीं दिखेंगे किसी को, ठीक। और प्लस जो एक होम पेज होता है वो लॉगिन करे हो या ना करा हो वो सबको दिखता है। तो आपको कुछ पब्लिक पेजेस भी होंगे, इसीलिए देखिए मल्टी पेज लिखा है, यानी कि आपकी एक पेज नहीं होंगे, हमारे पास कई पेज हो रहे होंगे। तीसरा है कि फॉर्म हैंडलिंग करनी है। फॉर्म हैंडलिंग मतलब आपके पास जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, नेम, ईमेल, फ़ोन, ये सब चीज़ें हो सकती है, नंबर हो सकते हैं, तो कहीं गलत ना जाए, सही सही जाए और बहुत आसान हो जाए। तो हम पहले फॉर्म नॉर्मल तरीके से हैंडल करेंगे, फिर एक लाइब्रेरी होती है फॉर्मिक, उसके ज़रिए करेंगे। अब वही मैंने बोला, जैसे आप बड़े स्तर पे जाएंगे, प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो आपको लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो आपका काम आसान करेंगी और आपका प्रोजेक्ट साफ़ सुथरा रखेंगे। तो उसमें से एक है फॉर्म का, जब मामला आएगा तो हम फॉर्मिक से करेंगे। फिर इसी तरीके से जब API कॉल करेंगे, अब जाहिर सी बात है क्रेड एप्लीकेशन है, लॉगिन साइन अप, ये सब हमारा डेटाबेस रिएक्ट के अंदर तो नहीं होता है। हमें क्या मिलता है, हमें APIs मिलती हैं। APIs क्या होती है, एंड पॉइंट होते हैं, /API/create/login। तो उसमें हम गेट पोस्ट रिक्वेस्ट अपने ही भेजते हैं और उसके ज़रिए हमारा डेटाबेस से बातचीत चल रही होती है, कम्युनिकेशन हो रहा होता है। तो वो हम रिएक्ट एक्सियोस करके एक लाइब्रेरी है उसके ज़रिए करते हैं। और वो भी क्योंकि प्रोजेक्ट जैसे बड़ा होता है, हमारे पास 2 API 3 API नहीं होती है, हमारे पास 12 15 20 50 100 APIs तक हमें बनानी पड़ती है, बनी बनाई मिलती है, हमें इंटीग्रेट करना होता है, अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में कॉल करना होता है। तो फिर प्रोजेक्ट फिर से वही ख़राब दिखने लगता है और फिर वो आगे जाके दिक्कत पैदा करता है। तो उसके लिए भी हमने एक प्रो सेटअप बना रखा है कि हम कैसे इनको इस्तेमाल करेंगे, कोई भी APIs अगर हमारे पास आएंगे तो उनको कैसे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे ताकि हमारा कोड साफ दिखे। और आखिर में हमने उसमें रिएक्ट क्वेरी का इंटीग्रेशन करना है, यानी कि वो API जो पहले हम सिर्फ एक्सियोस से करते थे, अब एक लाइब्रेरी और इस्तेमाल करेंगे रिएक्ट क्वेरी, ताकि हमारी API फास्ट हो पाए।
हमारे प्रोजेक्ट फास्ट हो पाए, हमारे प्रोजेक्ट में चीज़ें फीचर मिल जाए हमें कुछ, ठीक। ये तो जब आएगा तब मैं बता दूंगा। अब हमें कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेंगी ये सब काम करने के लिए। सबसे पहले मल्टीपेज है तो राउटर बनाना पड़ेगा, रिएक्ट राउटर, ठीक। ये रिएक्ट के साथ मिलता नहीं है, हमें रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करके सेटअप करना पड़ेगा। दूसरा हमें फॉर्मिक एक लाइब्रेरी, वो भी जब फॉर्म का आएगा काम तब हम उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। एक्सियोस लाइब्रेरी का जब एपीआई कॉल करेंगे तब इस्तेमाल कर रहे होंगे। रिएक्ट क्वेरी का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। एक्सिंग अवेट और प्रोमिसेस एक ऐसी चीज़ है जो आपकी जब भी आप एपीआई कॉल करेंगे वहाँ इस्तेमाल होती हैं। क्या होती हैं, कैसे होती है, वो मैं बता दूंगा आपको जितना काम से। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में मैं बहुत फास्ट पेस पे चलूँगा जब कोड करूँगा, तो आपको क्या है, क्योंकि आप बेसिक रिएक्ट का जानते हैं, बेसिक सब बैक एंड फ्रंट एंड आप जान चुके हैं, तो आपको बस सीधे सीधे मेन चीज़ें पकड़नी है, ठीक। तो बहुत तेज़ी से चलेंगे हम लोग ताकि ये चीज़ें कवर कर पाएँ टाइम रहते। और आखिर में रिडक्स है। रिडक्स हमें जब आपने मेरी वीडियो चैनल पर पढ़ी, देख लीजिएगा दोनों, पता चल जाएगा कि क्यों चाहिए, क्या चाहिए, कैसे सेटअप होता है। उस प्रोजेक्ट में रिडक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये प्रोजेक्ट हमें बनाना है, बहुत ही फास्ट पेस में बनाते चलेंगे। हमारे पास एपीआई मौजूद है, मैं आपको एपीआई दिखा देता हूँ कि हमें जो है हमारे पास ये एपीआई मौजूद है। तो हमारे पास लॉगिन की एपीआई मौजूद है, हमारे पास रजिस्टर की एपीआई मौजूद है। देखिए ये एपीआई, ये /API/रजिस्टर, ठीक। और इसमें हमारा ये देखिए ये डेटा जब कुछ इस तरीके से आपको एपीआई मिलेंगे कि आपको पोस्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ये एपीआई हो गई। तो हमको बैकएंड टीम या आपको जो प्रोजेक्ट देगा आपको, वो आपको एपीआई दे देगा कुछ इस तरीके से कि /API/रजिस्टर पे पोस्ट भेजोगे डेटा तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। फिर लॉगिन करना है तो लॉगिन पे आप लॉगिन कर सकते हैं, सेंड करके आप टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर आपको ये मिल जाएंगे एक फोल्डर, इसमें देखिए ये क्रेड है, क्रेड की है कि आपको अगर ऑल प्रोडक्ट चाहिए तो फिर ये अलग कर लीजिए, ठीक। इसमें ऑल प्रोडक्ट मिल जाएंगे, आपको ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कोई एक मिलना है तो कोई एक भी मिल जाएगा आपको, और अपडेट प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये हम अभी इन सबको भी टेस्ट करेंगे और अब हम इसको इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे कि हम कैसे अपने एपीआई कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, धीमे धीमे एक एक वीडियो में हम एक काम करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इंट्रोडक्शन था, अगली वीडियो में हम इसको स्टार्ट करेंगे।